नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। क्या देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए मार्क्स जिहाद चलाया जा रहा है, यानी कि नंबर का जिहाद चलाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में एक खास राज्य के छात्र बाजी मार रहे हैं। टॉप से टॉप कॉलेज में 100% कट ऑफ के बावजूद केरल के छात्रों का आसानी से एडमिशन हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार केरल बोर्ड से पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का नंबर 100% आया है, जिसके चलते पहली कट ऑफ लिस्ट में ये छात्र अपनी जगह पक्की कर ले रहे हैं। इससे दिक्कत उन छात्रों को हो रही है जिनका स्टेट बोर्ड टॉपर्स को भी 85 से 90% से ज्यादा नंबर नहीं देता है। अब सवाल यह है कि शिक्षा व्यवस्था में कमी है कहां, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में हर राज्य के छात्रों को बराबर का मौका नहीं मिल रहा है। इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, जो आपको आज जरूर देखनी चाहिए। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसमें दाखिले का दौर शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले की प्रक्रिया चल रही है और यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी प्रशासन और दाखिला प्रक्रिया को लेकर ये छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी होने के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय हर राज्यों के छात्र को एडमिशन में समान मौका नहीं दे रहा। हमारी मांग ये है कि सभी स्टूडेंट्स जो देश भर के किसी भी बोर्ड किसी भी राज्य से आते हैं, उनको सबको समानता के अधिकार के हिसाब से उनको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलना चाहिए। समस्या क्या है, कुछ स्टेट बोर्ड्स ने मार्क्स को इन्फ्लेट कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स हैं, उस कारण से स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। अन्य 99.5% वाला स्टूडेंट भी सड़कों पर घूम रहा है। दाखिले पर नई बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या एडमिशन में छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। यह बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर टॉप कॉलेज में केरल के छात्रों का बोलबाला नजर आ रहा है, क्योंकि केरल में ज्यादातर छात्रों के नंबर दूसरे राज्य बोर्ड के छात्रों से ज्यादा आए हैं। मौजूदा एडमिशन प्रक्रिया को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को मार्क्स जिहाद की संज्ञा दी जा रही है, जिसका इशारा केरल की ओर है। और अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही नई बहस छिड़ गई है। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज है। हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन के लिए 100% का कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि जनरल कैटेगरी की 20 सीटों के लिए यहां अकेले केरल के 19 छात्र 100% रिजल्ट के साथ तमाम मापदंड पूरा कर रहे हैं। 20 सीटों में से सिर्फ एक छात्र ऐसा है जो केरल से बाहर का है और उसे यहां एडमिशन मिलने जा रहा है। अब सवाल है कि क्या हिंदू कॉलेज में एडमिशन के लिए देश के किसी भी दूसरे राज्य के छात्र योग्य नहीं हैं? अगर योग्य हैं, तो फिर 95% मौका सिर्फ एक राज्य के छात्रों को क्यों मिल रहा है? हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स की दलील है कि उन्होंने एडमिशन के लिए सबसे ऊंची कट ऑफ लिस्ट जारी की थी। अब इस कट ऑफ लिस्ट को चाहे यूपी बिहार के स्टूडेंट्स पूरा करें या फिर केरल के, वो कट ऑफ लिस्ट पूरा करने वाले किसी भी छात्र को एडमिशन देने के लिए बाध्य हैं। इसमें तो सिर्फ कट ऑफ को ही देखते हैं, देयर इज़ नो अदर मैकेनिज्म। तो कट ऑफ में जितने लोगों का आता है और उन्होंने अगर अप्लाई किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स उनके करेक्ट हैं, बोर्ड रिजल्ट्स उनके वेरीफाई होते हैं, वो सब देखते हुए अगर वो होता है तो फिर हम बाध्य हैं उनको लेने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे कॉलेज में और हर कॉलेज में ये समस्या है। अब साउथ इंडिया के जो बोर्ड्स हैं, मैं उनके बारे में विशेष क्या कहूँ, सिर्फ इतना ये जरूर कहूँगा कि जो उनका मार्किंग पैटर्न है और जो CBSE का मार्किंग पैटर्न है, उसमें शायद कहीं सिंक का अभाव है।
स्ट्रक्चरली भी देखेंगे, संरचनात्मक तौर पर भी देखेंगे तो दोनों में थोड़ा भिन्नता है। सीबीएसई सिर्फ 12th का मार्क्स रिजल्ट देती है, जबकि ये बोर्ड्स जो होते हैं वो 11th और 12th दोनों को मिलाकर एक फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं। अब होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को केरला बोर्ड में खास करके 90% से ज़्यादा है 11th में, लेकिन 12th में सबको 100% है। अब चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 12th का रिजल्ट देखा जाता है, वो भी बेस्ट 4 में देखा जाता है, तो हम सीबीएसई का भी बेस्ट 4 देखते हैं 12th का, और उनका भी बेस्ट 4 देखते हैं 12th का। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से आई इस खबर को लेकर न्यूज नेशन ने दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक पड़ताल की। ये समझने की कोशिश की कि आखिर दिक्कत कहां हुई, जो एक खास कॉलेज के खास पाठ्यक्रम में सिर्फ एक ही राज्य के छात्रों को पढ़ने का मौका मिलने वाला है। पता लगा कि इस बार केरल में 234 छात्रों ने 12वीं में 100% नंबर हासिल किए हैं। केरल के +2 रिजल्ट में 136 स्कूलों ने 100% पास प्रतिशत हासिल किया है। मतलब केरल के ये 234 छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में चाहे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि टॉप के टॉप कॉलेज भी अधिकतम कट ऑफ 100% रख सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। डीयू के मुताबिक 7 अक्टूबर तक सीबीएसई बोर्ड से 31,172, केरल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से 2365, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से 1540, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से 1429 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से 1301 उम्मीदवारों ने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है। मतलब फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में सीबीएसई के बाद सबसे ज्यादा एडमिशन केरल बोर्ड के छात्रों का ही हुआ है। सारे विद्यार्थियों को एक समान अवसर मिलना चाहिए, जिसके कारण चाहे यूपी बोर्ड का पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, बिहार बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड का पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, ये जो 100% लाने की जो प्रथा बनती चली जा रही है, इस तरीके से तो राज्यों में 100% देने की होड़ लग जाएगी। एक कोई राज्य 100% दे रहा है, अगली बार कोई दूसरा राज्य भी 100% देगा, तो ये 100% आता कहाँ से? क्या कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट अपने आप में इतना परफेक्ट होता है कि उसे प्रैक्टिकल में 100% मार्क्स मिल सके? ये स्वयं में एक मार्किंग के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक खास राज्य के छात्रों की सबसे बड़ी एडमिशन संख्या को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर केरल बोर्ड में सैकड़ों छात्रों को 100% नंबर कैसे मिल गए, जिसके चलते केरल बोर्ड के छात्र असमान रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों पर अपनी सीट पक्की करते गए। सवाल ये भी कि जब सारे मौके केरल के ही छात्रों को मिलेंगे तो बाकी बोर्ड के छात्र कहां जाएंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे हैं। 2 दिन पहले इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में इन्होंने केरल बोर्ड के लिए मार्क्स जिहाद का शब्द इस्तेमाल किया। आरोप लगाया कि किसी खास राज्य में 100% नंबर एक खास मकसद के साथ दिए जा रहे हैं। मुझे लगता ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के जो बच्चे हैं उनकी जगह धीरे धीरे बिल्कुल संकुचित होती चली जा रही थी। तो ये बड़ा आसान है अगर आप इस मेथड को इस्तेमाल करें और कोई लॉबी ऐसी हो, कोई ऐसा चाल चल जाए कि भाई हम ये 500 कार्यकर्ता हैं, मेरे 500 वॉलंटियर्स हैं जिनको हमने भेजना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेजेस में और वो करना है, क्योंकि ये सिर्फ एडमिशन नहीं है, एडमिशन तो होगा ही होगा उनका, उसमें कोई रोक नहीं सकता, उनको हॉस्टल भी मिलेगा ही मिलेगा। तो हॉस्टल का माहौल भी वो कंट्रोल करेंगे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही माहौल कंट्रोल करेंगे। कहीं भी ये तो अगर एक्टिविस्ट्स हैं ये, तो आप इनको जब भी चाहो तो 200 लोगों की आप कोई वो बुला लो, जुलूस बुला लो और झंडा फहरा दो। न्यूज नेशन की टीम ने यूपी और बिहार की यूनिवर्सिटी से जुड़े शिक्षाविदों से बात की। शिक्षा व्यवस्था की बारीकियों को समझने वाले इन शिक्षाविदों ने बताया कि एडमिशन में जो मौजूदा असमानता आई है उसके लिए अलग अलग राज्यों में 12वीं की परीक्षा और उसके मूल्यांकन को लेकर अलग अलग पैटर्न काफी हद तक जिम्मेदार हैं, जिसका खामियाजा कई राज्यों के स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले छात्र चुका चुके हैं। कि यूपी बोर्ड में मूल्यांकन की जो प्रणाली है और प्रक्रिया है उस पर कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है, गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, अवलोकन की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें 1-2 छात्र तो बैठते नहीं, इसमें लाखों लाख छात्र बैठते हैं और उसके बाद एक प्रेशर रहता है कि एक निर्धारित तिथि के अंतर्गत मूल्यांकन हो जाए, उसके बाद उनका मॉडरेशन हो जाए और इनकी परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएं। ऐसे में जब आप पर्याप्त समय नहीं देंगे, पर्याप्त सुविधाएं नहीं देंगे, पर्याप्त अवसर नहीं देंगे,
तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इन छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। पिछले 30-35 सालों से बिहार बोर्ड में आज तक 90% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आया है। बगल का हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ नहीं आया है, झारखंड में नहीं आया है, वेस्ट बंगाल में नहीं आया, और हमने असेस किया है देश के विभिन्न राज्यों का स्टेट बोर्ड का मार्क्स कहीं भी 90, 92, 93% से नहीं आया है। तो ये ICSE और CBSE को ही लेकर करके सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे उन बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल सही है। यूपी में इस बार कोरोना के चलते 12वीं की परीक्षा नहीं हुई, मार्किंग एवरेज तरीके से की गई, इसलिए इस बार यूपी में टॉपर घोषित नहीं किए गए। लेकिन यूपी का पिछले साल का रिजल्ट देखें तो यूपी बोर्ड में पिछले साल 12वीं में टॉपर आए छात्र का नंबर 97% था। सेकंड टॉपर को 96% मार्क्स मिले थे और थर्ड टॉपर के 94.80% मार्क्स आए थे। यानी पिछले साल यूपी बोर्ड के जितने भी टॉपर आए थे उनमें से एक भी इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो फिर सवाल है कि ऐसे टॉपर का मतलब क्या, जो अपने राज्य में टॉप होने के बावजूद एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने के लायक ना हो। जैसे बिहार बोर्ड है, वहाँ पे 80% पे बच्चे टॉप कर जाते हैं, है ना। CBSE है, यहाँ पर भी 100% लाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसा कोई सेंट्रलाइज इवेल्युएशन तरीका ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि मतलब जो बायस्ड नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि केरल बोर्ड से पढ़ने वाले छात्रों को ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार सबसे ज्यादा मौका क्यों मिल रहा है? इसका जवाब है केरल बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न। ज्यादातर राज्यों में 11वीं और 12वीं के रिजल्ट का एवरेज मार्किंग के बाद ही रिजल्ट तैयार होता है, जबकि केरल में ऐसा नहीं है। केरल में 11वीं के नतीजे जो भी आए हों, फाइनल रिजल्ट 12वीं का ही माना जाता है और एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी 12वीं के रिजल्ट को ही फाइनल मानता है। अब सवाल है कि अलग अलग राज्यों में परीक्षा के अलग अलग पैटर्न और अलग अलग मार्किंग प्रोसेस से जो दिक्कतें छात्रों को हो रही हैं, उसे दूर कैसे किया जाए? सबसे अच्छा तरीका है एंट्रेंस टेस्ट, और एंट्रेंस टेस्ट होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता है, हर जगह होता है। तो आप एंट्रेंस टेस्ट अगर कर देंगे तो जो योग्यता है, जो मेरिट है, वो अपने आप छनकर बाहर आ जाएगी। IIT हो या फिर IIM या फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट जैसी परीक्षा, हर जगह दाखिले के लिए प्रतिभा का चयन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होता है। तो फिर ऐसा एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए क्यों नहीं हो सकता? इसमें दिक्कत क्या है? कॉलेजेस का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है पूरे देश में, और साथ साथ जो बोर्ड्स में पढ़ने वाले स्कूल्स या जो भी कॉलेजेस हैं या जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अनइवन है। अब उसमें आप एक इवन एग्जाम ला देंगे तो क्या हो जाएगा कि उल्टा हो जाएगा। अभी केरला से लोग आ रहे हैं, उसमें बड़े इलीट घरानों से जो लोग हैं वो आने लगेंगे। यूपी और बिहार के टॉपर्स के रिजल्ट 97 और 92% से कभी ऊपर जा नहीं पाते, जिसकी वजह हम आपको पहले बता चुके हैं। इतने नंबर पाने के बावजूद जब टॉपर्स ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं ले सकते हैं, तो फिर नॉन टॉपर्स तो ऐसे अव्वल कॉलेज में दाखिले की सोच भी नहीं सकते, और इन सब में बाजी मार लेते हैं CBSE और उन राज्य बोर्ड के छात्र जिन्हें बोर्ड ना तो नंबर देने में कंजूसी करता है और ना वक्त पर सर्टिफिकेट जारी करने में। दिल्ली से मनदीप शर्मा, पटना से रजनीश सिन्हा और प्रयागराज से मानवेंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सबसे ऊंची बोली लगाकर टाटा ने क्यों खरीदी इंडियन एयरलाइंस। अब एयर इंडिया का नया मालिक टाटा ग्रुप होगा। टाटा ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया है। एयर इंडिया के कर्ज चुकाने और उसे चलाने की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप की ही होगी। टाटा ग्रुप ने अपने प्रतिद्वंदी स्पाइस जेट से 2900 करोड़ रुपए की ज्यादा की बोली लगाकर एयर इंडिया को अपने नाम किया है। दरअसल एयर इंडिया को इसलिए भी खरीदना ये पसंद था, या फिर एयर इंडिया ये भी जरूरी था टाटा के लिए खरीदना, क्योंकि टाटा के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा का एयर इंडिया से गहरा रिश्ता रहा है, और इसलिए रतन टाटा ने एयरलाइंस की बिड जीतने के बाद JRD टाटा को याद करते हुए खुशी भी जाहिर की।
वेलकम बैक एयर इंडिया। रतन टाटा के इस ट्वीट के बाद साफ हो गया 68 साल बाद एयर इंडिया की टाटा घराने में वापसी हो गई है। आसमान के महाराज एयर इंडिया का टाटा परिवार से भावुक रिश्ता है, इसलिए रतन टाटा ने 18,000 करोड़ में डील फाइनल होने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी खुशी से इसका ऐलान किया। रतन टाटा ने लिखा, एयर इंडिया का टाटा समूह के पास लौटना एक अच्छी खबर है। ये स्वीकार करने वाली बात है कि एयर इंडिया को फिर से बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। साथ ही एविएशन मार्केट में इससे टाटा समूह को पहुंच बढ़ाने का ठोस अवसर मिलेगा। एक समय था जब उनके नेतृत्व में एयर इंडिया दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस थी। टाटा के पास मौका है कि एयर इंडिया को ये पहचान दोबारा दिलाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो JRD टाटा खुश होंगे। अब समझिए एयर इंडिया का टाटा समूह से इतना गहरा रिश्ता क्यों है। आखिर क्यों कर्ज में डूबे एयर इंडिया को खरीदने का जोखिम उठाया गया। दरअसल एयर इंडिया की शुरुआत JRD टाटा ने की थी, जब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। फ्रांस से पढ़कर लौटे JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। उस वक्त सिर्फ 2 प्लेन, 3 पायलट, 3 मैकेनिक हुआ करते थे। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस ने पहली बार उड़ान भरी। पहली फ्लाइट कराची से बॉम्बे तक थी, जिसे आगे चेन्नई तक बढ़ाया गया। पहली फ्लाइट के पायलट नील विंसेंट थे, जो JRD टाटा के दोस्त भी थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में एविएशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। ऐसे में मंदी से निपटने के लिए योजना आयोग ने सभी एयरलाइंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया था। मार्च 1953 में संसद ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया। इसके बाद देश की 8 एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उनमें टाटा एयरलाइंस भी शामिल थी। इस फैसले से JRD टाटा को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि टाटा एयरलाइंस से वो दिल से जुड़े थे। लेकिन अब एयर इंडिया फिर से टाटा समूह में लौट आया है। Bids received. These are the bid received. So the Tata Sons Private Limited, their SPV, Thales Private Limited, is the winning bidder at 18,000 crore. एयर इंडिया को नए सिरे से खड़ा करने में बहुत मेहनत लगेगी। इससे एविएशन इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप को बड़े कारोबारी मौके भी मिलेंगे। इस बीच कुछ शर्तें भी टाटा ग्रुप को माननी पड़ेंगी। एयर इंडिया के किसी कर्मचारी को 1 साल तक निकाला नहीं जाएगा। एयर इंडिया में 12,085 कर्मचारी हैं। जमीन और इमारतों सहित किसी भी नॉन एसेट को नहीं बेचा जाएगा। 23,000 रुपए का कर्ज भी टाटा को चुकाना होगा। एयर इंडिया पर कुल 43,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज पिछले 2 सालों में बढ़ा है। हालांकि ये कर्ज सरकार खुद अपने ऊपर लेगी और बोली जीतने वाले यानी टाटा के ऊपर 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज ही आएगा। सरकार टाटा को पूरी एयरलाइंस की जिम्मेदारी 4 महीने में देगी। अब से 15 दिन बाद इसका ट्रांसफर प्रोसेस शुरू होगा। The transaction does not include non-core assets, including land and building, valued at 14,718 crore. These are not being part of the transaction. These are being transferred to Government of India's AIAHL. It includes Nariman Point, Air India headquarters here, some other buildings. There are subsidiaries where Air India has investments. These will be hived off. एयर इंडिया टाटा ग्रुप के लिए किसी एसेट से कम नहीं है, क्योंकि खुद JRD टाटा ने इसकी नींव रखी थी। इस दफा वो खुद भी फ्लाइट उड़ाया करते थे। टाटा एयरलाइंस देश की पहली एयरलाइंस थी, जिसके बाद देश में एविएशन सेक्टर का विकास होना शुरू हुआ। JRD टाटा के सामने काफी चुनौतियां भी थी। ना तो उस वक्त रनवे हुआ करते थे, ना ही रडार, जिसके सहारे प्लेन की ढंग से लैंडिंग की जा सके। लेकिन JRD टाटा ने एयरलाइंस के लिए रनवे से लेकर हवाई अड्डे तक बनवाए और देश के बड़े शहरों तक टाटा एयरलाइंस को पहुंचाया। इतना ही नहीं, विदेशों तक में टाटा का डंका खूब बजा। एयर इंडिया बनने के बाद भी JRD टाटा उसके चेयरमैन बने रहे, लेकिन बाद में मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान उन्हें हटा दिया गया। तब टाटा का रिश्ता पूरी तरीके से एयर इंडिया से खत्म हो चुका था। लेकिन अब JRD टाटा के वारिस रतन टाटा ने एयर इंडिया की घर वापसी कराकर टाटा ग्रुप को एक तोहफा दिया है, जो एक तरीके से JRD टाटा की यादों की निशानी है। टीम न्यूज़ नेशन। अब एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।